तो yesterday we were talking about the appendicular skeleton, है ना। appendicular skeleton में जो है वो हमने और आपने मिल करके बहुत सारी बोन्स के टेक्निकल नामों को जो है वो जाना था, समझने की हम लोगों ने कोशिश की थी कि उनका प्लेसमेंट कहाँ होता है और किस बोन की पोजीशन कहाँ पर है और उसके पीछे उसकी क्या विजडम है। विजडम क्या है, मीन्स यहाँ पर एक बोन क्यों है और यहाँ पर इतनी बहुत सारी बोन्स क्यों हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही पैरों में इतनी बहुत सारी बोन्स क्यों हैं और थाइज़ में हमारे पास एक बोन क्यों है, और हमारा शॉक एब्जॉर्बेंट जो प्रोसेस है वो किस तरीके से जो है वह चलता है, और एक जहाँ सिंगल बोन तक पहुँचता भी है तो फिर आगे जाके फिर उसको जॉइंट मिल जाता है नहीं, और वो भी कई सारी बोन्स का मिल करके उसको मिलता है, ताकि जो बचा कुचा आ भी रहा है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है सिंगल बोन को, तो वो भी आगे जा करके वो ट्रांसफ़र हो जाए और सिंगल बोन को नुकसान कम से कम हो। सिंगल बोन जो है वो जहाँ भी मौजूद है वो आपका बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा है। अपर आर्म आपका सबसे मजबूत हिस्सा है, उससे कम दर्जे का ये मजबूत हिस्सा है, राइट। इसकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी मसल्स इसके मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर है, राइट। यहाँ बहुत सारे जॉइंट्स हैं तो यहाँ की मसल्स जो हैं वो इसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं। द सेम इज़ ट्रू विथ थाइज, काव्स एंड टोज, ऐसे ही वहाँ पर भी है, राइट। इसका प्रोटेक्शन मीन्स इसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एक ही बोन दी है, ऐसा नहीं है नहीं, राइट। अगर आपका ये पार्ट ख़राब हो जाए या इसमें चोट लग जाए तो आपका उसके नीचे का हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट आपका जो है वो यूज़लेस हो जाता है, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, राइट। ज़्यादातर जितने भी काम आपके ताकत वाले हैं वो सारे के सारे काम आप इसी सिंगल बोन से कर रहे हो, राइट। इसी सिंगल बोन से आप कर रहे हो। अगर ये सिंगल बोन के अराउंड अगर मजबूती नहीं होगी तो अभी आप बैठे हुए हो तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, ऐसे ही। और अगर तकलीफ होगी इसमें तो कर रहा के खड़े होगे, मुंह बना के खड़े होगे, कुछ आपको मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नेचर ने आपको ऐसा नहीं दिया कि ये टूट जाए तो टूट जाए, ये ना टूटना चाहिए, नहीं। यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है शॉक एब्जॉर्बेंट का, शॉक एब्जॉर्बेंसी का, और वो आगे तक पूरी बॉडी में चल रहा है नहीं। आगे जा कर के यहाँ पर जब ये शॉक एब्जॉर्ब होगा तो फिर आगे जा कर के जो है वो फिर और बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स उसको मिल रहे हैं। हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी ना, यहाँ पे हमारा स्कैपुला है, राइट। अब ये स्कैपुला जो है वो फिर अटैच्ड है आपकी स्पाइन से, और स्पाइन बहुत छोटी छोटी सी हड्डियाँ है ना, बहुत आपके जो है वो शॉक एब्जॉर्बेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पूरा सर्किल है, अगर हम गौर करें तो एक पूरा सर्किल है हमारा कि शॉक एब्जॉर्बेंसी का। तो शॉक एब्जॉर्बेंसी प्लस स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ प्लस खूबसूरती, वो दोनों चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी है नहीं। अच्छा, ये आपको नेचर में भी चाहिए, मुझको और आपको भी चाहिए। हमको सिर्फ मीन्स खूबसूरत चीज़ नहीं चाहिए। अरे बाबा डिस्टर्ब नहीं किया करो, आया करो जाया करो। हमको सिर्फ खूबसूरती नहीं चाहिए होती। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लासरूम है तो हमको ऐसा नहीं है कि ये क्लासरूम हमको जो है वो बहुत साफ़ सुथरी सी चाहिए, बहुत खूबसूरत सी चाहिए, बल्कि ये क्लासरूम हमको बहुत मजबूत भी चाहिए, सो दैट व्हेन वी सिट इन दिस क्लासरूम वी मे फील वेरी सिक्योर। अभी ये छत लर्जर लर्जर वाली होती और सफाई बहुत अच्छी होती, टनाटन, कैसा लगता बैठना। ये इंसान का नेचर है, मेरा और आपका नेचर है कि हमको जो है वो मजबूती भी चाहिए और हमको साथ में खूबसूरती भी चाहिए। मजबूती भी चाहिए और खूबसूरती भी चाहिए, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी पूरी बॉडी में अवेलेबल है। मजबूती भी है और बहुत खूबसूरती के साथ है, ये दोनों चीज़ें हमको चाहिए। हमको मजबूत कपड़े भी चाहिए हैं जो जल्दी ना फटे, ऐसा ना हो कि 1-2 बार 3 बार पहने और ख़राब हो गए, और वो फिर खूबसूरत भी हों,
वो अच्छे भी हों और अच्छे ढंग से पहने हुए भी हों, मीन्स ये हमारे नेचर में है। तो ये हमारे नेचर में है। अभी हमने बोला ना जैसे नेचर में है, तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेचर में है, नेचर में ही है, प्रकृति में ही है। उस प्रकृति का एक एग्जाम्पल हमारी बॉडी है। तो ये सभी जगह मौजूद है। पेड़ के पास बहुत मजबूती है और बहुत खूबसूरती भी है उसके पास, राइट। हर चीज में बहुत मजबूती है और बहुत जितनी नेचुरल चीज़ है, राइट। तो ये हमको और आपको चाहिए होता है। हमारी बॉडी और हमारा आपका सर्वाइवल, हमारी एनाटॉमी और हमारे फिजियोलॉजी बहुत मजबूती और बहुत खूबसूरती के साथ ही चलेगा। इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी, एक भी चीज़ का अगर मीन्स क्या कहेंगे इसको, बैलेंस अगर इसका ख़राब होगा तो उसको हम कहते हैं तबीयत ख़राब हो गई हमारी। आपकी मजबूती में और आपकी खूबसूरती में कहीं कोई चीज़ कम हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लड फ्लो है, वो ब्लड फ्लो आपका एक ऑर्गन है उससे निकल रहा है, एक पाइप से निकल रहा है, तो वो एक पाइप है और फिर आगे जा कर के वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरी बॉडी के अंदर फैल गया है, राइट। उस खूबसूरती में एक पार्ट कहीं ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, राइट, तो आपका ब्लड फ्लो अफेक्टेड हो जाएगा। अब आपका ब्लड फ्लो जो है वो या तो हाई बीपी में तब्दील हो जाएगा या वो लो बीपी में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, हाई बीपी लो बीपी में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, तो इसी को तो हम कहते हैं ना तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि परफेक्ट बैलेंस हमको आपको चाहिए होता है। आपने बहुत मजबूती से कॉपी लिखी है, मीन्स बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आपने कॉपी लिखी है, लेकिन हैंडराइटिंग आपकी ख़राब निकल गई, तो एग्ज़ामिनर नहीं, नंबर तो मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ामिनर का मूड है, बीवी से लड़के आया होगा तो कम देगा, ठीक ठाक मूड में होगा तो अच्छा दे देगा, है नहीं। ओके फाइन। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये डिस्कशन कर लिया था कि हमारी कौन सी बोन कहाँ तक होती है। आपके पास सबके पास वो पीपीटी पहुँच गई है कल? डन। जी मैंने गिनी नहीं होंगी यार, क्यों बताओ कुछ। मैंने एपेंडिकुलर के रिलेशन में काउंट नहीं किया, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, उसको देख लिए। तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, उसमें 3 ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है। हाँ, वो 206 जो है, 206 जो है वो मीन्स कोई वो नहीं है, एक परफेक्ट फिगर नहीं है नहीं। हमेशा जब भी होगा, जब भी ह्यूमन बॉडी में कोई बात होगी, इस बात को याद रखिएगा हमेशा, तो आप उसको मीन्स रेंज में बात करते हैं या अराउंड कह के बात करेंगे या रेंज में बात करेंगे। जैसे 206 से 209, भाई कोई कैडेवर है उसके अंदर 207 निकली तो आप क्या करेंगे, उसको लात मार के आ जाएंगे कि नहीं तुझसे नहीं पड़ रहा है नहीं। ह्यूमन बॉडी में कभी भी हमेशा जो भी चीज़ होगी वो रेंज में होगी। मीन्स इसकी कितनी ताकत है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़का या कोई एक लड़की, इसकी कितनी ताकत है, ओके फाइन, तो ये 110 किलो उठा लेती है। अच्छा 110 किलो उठा लेती है, अभी अगले दिन इसने 110 किलो नहीं उठाया, इसने 113 किलो उठा लिया, तो एक रेंज है ना इसके पास, है नहीं। हाँ, पर्टिकुलर कोई गिवन डे होगा, पर्टिकुलर कोई एक कंपटीशन का गिवन डे होगा, उसमें 110 उठाया होगा इसने, वो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगले पर्टिकुलर एक डे में उसने 113 उठा लिया या 109 उठाया, तो एक रेंज होगी कि 108 से 113 तक के बीच का उठा लेती है। ऐसा ऐसे ही आईसाइट है कि कितने किलोमीटर तक का देख लेती है, वो आपको दिखाई देते हैं ना, वो विजिबिलिटी, जब वो फॉग एरिया होता है ना, फॉग टाइम आता है तो वो विजिबिलिटी बताते हैं, यानी कि 80 मीटर दिख रहा है, ओके फाइन। तो वो मीन्स आपको बताते हैं, वो रेंज बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम दिखेगा तो इतना दिखेगा, मिनिमम इतना दिख रहा है, उसके हिसाब से गाड़ी चलाओ आप अपनी। आपका ब्लड प्रेशर है तो वो एक रेंज होगी, आपका ब्लड शुगर है तो उसकी एक रेंज होगी। मीन्स हर चीज़ की एक रेंज होगी। मीन्स पर्टिकुलर, मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉट कोई एक गिनती बता देना ह्यूमन बॉडी में, इसके फेवर में मैं नहीं हूँ एटलीस्ट, और वो मेरा जस्टिफिकेशन ये है कि कोई चीज़ हो नहीं सकती इसकी, है नहीं। ओके फाइन। ये हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा, मैंने आई डोंट नो उस वक्त कहा था आप लोगों से और शायद रह गया था, है नहीं।
स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन के बारे में आप लोगों को मालूम है, वो बताया था मैंने ना, ये ऐसा मास्क की तरह का और वो चमगादड़ रूप में या बटरफ्लाई रूप में, आप देखो ना बिल्कुल वैसी है ये, दिख रही है आपको सब लोगों को? प्रोजेक्टर होता तो और साफ नज़र आती, लेकिन एनी हाउ यहाँ भी हमको आपको नज़र आ रहा है ना। साइड से ये ऐसी नज़र आती है अगर हम इधर से देखेंगे। अच्छा, इधर से हम देख रहे हैं तो ये कौन सा हिस्सा है? अगर ये सब वाला देख रहे हैं तो कौन सा हिस्सा है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल? लेटरल। साइड से देख रहे हैं ना, ये लेटरल व्यू कहलाता है। एनाटॉमी में जब भी साइड व्यू को हम लेटरल व्यू कहते हैं। सामने है तो एंटीरियर व्यू, एंटीरियर, इंटीरियर नहीं, एंटीरियर। पीछे पोस्टीरियर। अभी और बहुत सारे व्यूज होंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, ऊपर से देखिए तो हमारी बोन ये ऊपर से ऐसे नजर आ रही है, दिख रही है ना, नीला हरा कलर का ये जो है ऊपर का हिस्सा, आप खाली कर दीजिए। मशहूर है, ऊपर का हटा हुआ होता है फिजिकल एजुकेटर्स का, है ना। ओके फाइन। स्कल बोन्स का क्या हम लोग रिवीजन कर सकते हैं थोड़ा सा? अभी देखो ये डिफरेंट कलर की बोन्स हैं, आपको दिखाई दे रही है ना, डिफरेंट कलर्स की बोन, ठीक है। ओके, मैं अब इसको एक एक टुकड़ा अलग अलग कर रहा हूं, आप बताइएगा इसका नाम क्या है। राइट, ये हरा वाला जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना साइड में, इसका नाम क्या है? हरा वाला समझ में आ रहा है ना? हम स्कल की बात कर रहे हैं, हम शोल्डर की बात नहीं कर रहे। गौर से देखो, दिखाई दे रहा है ना लास्ट में? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आ जाइए इधर, आ जाइए, यहाँ आगे आ जाइए, कुर्सी उठा लाइए, हाँ रख दो, या यहाँ आ जाइए, यहाँ खाली है, आइए इधर आ जाइए, यहाँ खाली है, एक कुर्सी ले आओ। ये वाला बात मत करो मुझसे, नहीं बेटा, इधर आओ, एक कुर्सी ले आओ, इनके साथ शेयर कर लो, इनके साथ थोड़ा उधर। अरे है तो यार यहाँ पर, चलो उधर किसको थोड़ा सा। जी ग्रीन वाला, कोई बात नहीं जी, पक्का। ऑक्सीपिटल जी, रिसर्च स्कॉलर्स दिखाई दे रहा है? हाँ, टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल वाले कितने हैं? अरे अच्छे खासे हैं टेम्पोरल वाले। आप नहीं हाथ उठा रहे टेम्पोरल वाले? रिसर्च स्कॉलर्स में से हाथ नहीं उठा रहे? अच्छा, दोनों रिसर्च स्कॉलर, उनकी तरफ मत देखना कि वो क्या कह रहे हैं, मैं उनको सिखा के लाता हूँ, वो बहका भी देते हैं। हाँ, ये आपको दिखाई दे रही है ना, डिफरेंट रंगों की आपकी दिखाई दे रही है। टेम्पोरल वाले इतने लोग हैं, ओके फाइन। ऑक्सीपिटल के कितने लोग हैं? अच्छा, जो लोग बिल्कुल ऑक्सीपिटल के लिए डेड कन्फर्म हो वो अपने दोनों हाथ उठाइए। ओ बाबा, डेड कन्फर्म, डेड कन्फर्म मतलब ओके फाइन। आप तो ये वाली बता रहे थे, आप, हाँ तो आप तो ये वाली बता रहे थे, ये वाली से क्या मतलब है? ये वाली तो दिखाई दे रही है, यहाँ कहाँ है? पैराइटल, ओके। अभी आपको दिखाई दे रही है कि ये वाली बोन, स्क्रीन थोड़ा छोटा है, ये इसका ढक्कन खुला हुआ है, ये ढक्कन खुला हुआ है। अब ये ऐसा ही बोन है, बस आपको दिखाई दे। हाँ, जैसा मेरा वो था ना कंकाल, बस वैसा ही है। कौन सी है? नाक वाली बोन है। अबे कौन सी, नाम बताओ। फायदा क्या हुआ एनाटॉमी पढ़ने का? नाक वाली बोन तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं। फ्रंटल, एथमॉइड है नहीं? ओके फाइन।
स्फेनॉइड पक्का? कितने कितने लोग हैं जो स्फेनॉइड वाले नहीं हैं? अरे ज़बरदस्ती हाथ उठा। कितने लोग हैं जो स्फेनॉइड वाले नहीं हैं? अच्छा कोई नहीं है, वेरी गुड। अरे ये वाली बोन है। विच बोन? टेम्पोरल means you are hearing the sound of temporal, that's why you are saying temporal. टेम्पोरल कितने लोग हैं नॉन टेम्पोरल? रिसर्च स्कॉलर्स नॉन टेम्पोरल नहीं, वहां से दिखाई नहीं दे रहा। ओके फाइन। ये पीछे वाली क्या होती है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल वाले कितने हैं? दोनों हाथ उठाओ ऑक्सीपिटल वाले। ओके फाइन। हाँ यार ऑक्सीपिटल है। ये नीली वाली ओके। अच्छा अभी आप देखो इससे एक्रोनिम क्या बना? अभी आप में से एक ही आवाज़ आई थी किसी की, आई डोंट नो, मीन्स मैं थोड़ा कम सुनता हूँ इसलिए एक आवाज़ सुनाई दे गई मुझे। आप ही लोगों में से कोई कह रहा था कि ये बोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे कर दी सर ने। अभी कोई कह रहा था है ना, कलर चेंज कर दिए कुछ। अब जाहिर सी बात है कुछ तो डिस्टर्ब करूँगा ना मैं आपको, है ना। ओके फाइन। इससे एक्रोनिम क्या बना है? एक आप ऐसे याद रख सको। ऐसे याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है। ये एथमॉइड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है पेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ। रेस्ट कहाँ से है? पेस्ट ऑफ। ओके गुड, है नहीं? पेस्ट ऑफ मतलब अगर हम पेस्ट ऑफ कहें किसी चीज के लिए तो पेस्ट, पेस्ट मतलब कीड़ा। ओह दैट्स इट, है नहीं? विनाशकारी कीट, बड़ा विनाशकारी कीट है ये अंदर इसके, दिमाग है नहीं, बहुत खतरनाक है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। ओके फाइन। इसको जो है वो आप स्टेप ऑफ से भी याद रख सकते हैं। पेस्ट ऑफ से ना याद रहे तो स्टेप ऑफ, एरोबिक्स। एरोबिक्स के स्टेप्स होते हैं ना, राइट? तो मीन्स याद करने के लिए आप एक्रोनिम्स बना सकते हो। स्टेप तो एस से कोई एक बोन होगी, राइट? टी से कोई एक बोन होगी, ई से कोई एक बोन होगी, पी से कोई एक बोन होगी। अगर आप स्टेप ऑफ अगर आपको याद रह गया तो अब आपको पैराइटल और दुनिया भर के जितनी भी बोन्स है ना, ये सारी सिर की, ये याद रखना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अगर आप एक्रोनिम से याद रखो तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? ओके फाइन। ओके, विच बोन इज कॉल्ड एज सीव बोन? छल्ली वाली बोन कौन सी कहलाई जाती है? इथमॉइड? नहीं, ये कह रहे हैं नहीं आप लोग इथमॉइड। पीछे वाली रो क्या कह रही है? इथमॉइड। पीछे आप लोग इथमॉइड, इथमॉइड। आप लोग क्या कह रही हैं? अरे उधर मत देखो, वो गुड़ब हो गया, खत्म, उसका दिन खत्म। ये सब ट्रांसफर होना चाहिए आपके यहाँ पे। इथमॉइड, इथमॉइड। अभी देखो छलनी, देखो अब कैसी है ना, खतरनाक छलनी है। ये आपकी फिल्ट्रेशन बोन है, मैग्नेट लगी हुई है, डायरेक्शन आपको, लेकिन अभी अनयूज्ड है, अभी अनयूज्ड है, लेकिन कभी इस्तेमाल करता होगा ह्यूमन बीइंग इसको, राइट? आगे हो सकता है फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए उसको और वो फिर उसको इस्तेमाल करने लग जाए। जैसे अलार्म सिस्टम हमारे पास है लेकिन हम नहीं इस्तेमाल करते, अनयूज्ड होता जा रहा है। बहुत जल्दी अगर हमने उसको नहीं इस्तेमाल करना सीखा फिर से तो रफा दफा हो जाएगा वो।
राइट। आप में से कितने लोगों ने उस टेक्निक को इस्तेमाल किया सुबह उठने के लिए? क्या उठे उससे? उससे भी पहले उठ गए? उससे पहले उठ गए? 2 मिनट पहले? 2 मिनट पहले? अच्छा, मतलब ओके फाइन। मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग उतने टाइम में, जितने टाइम के लिए भी सोए थे अपने से कह के, तो आप उसमें रिफ्रेश उठे या मीन्स वो दोबारा इसलिए सो गए क्योंकि आदत नहीं थी ऐसे टाइम पे उठने की, है नहीं? कभी-कभी ऐसा सर नींद नहीं आती। हाँ, तो तब उससे बोलो, जो आप हो आप अपने से बोलो कि अब मुझे सुला दो। हाँ, सोने की भी टेक्निक यही है, आप मुझे सुला दो, आप मुझे सुला दो। अपना नाम लो और बोलो तारिक मुझे सुला दो, तारिक मुझे सुला दो, और थोड़ा शांत हो जाओ। अब ये तारिक के ऊपर छोड़ दे, अब ये तारिक के ऊपर छोड़ देना कि वो कैसा सुलाएगा, हो सकता है वापस ही ना हो, तो बता के सोना कि कैसा वाला सुला दो, ठीक है नहीं? ओके फाइन, बहुत अच्छा। राइट, तो हम लोग फंक्शंस जो है वो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बहुत मींस करेंगे आज, है ना? जल्दी जल्दी हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं वो। तो हमारी जितनी फ्लैट बोन्स होती हैं इसमें जो है आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक तो आपकी वो कवर हो जाएगी कि टाइप्स ऑफ बोन्स, जैसे मैं कह रहा हूँ ना अभी फ्लैट बोन, तो फ्लैट बोन इज ए टाइप ऑफ बोन, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है नहीं? तो फ्लैट बोन्स जितनी भी हैं, लाइक स्कैपुला, राइट, लाइक स्टर्नम, फ्लैट है ऐसा सीधी, लाइक नॉट ह्यूमरस, फ्लैट, फ्लैट बोला ऐसा, फ्लैट बोले तो ऐसा ना भाई, ये फ्लोर फ्लैट है, अगर यही गोल ऐसा हो जाए तो फ्लैट थोड़ी होगा फिर, है ना? ओके फाइन। और कौन सी हमारी फ्लैट बोन है? फेशियल बोन्स और पेल्विक, पेल्विक गर्डल या पेल्विस? पेल्विक गर्डल या पेल्विस? कल ये पेल्विस और पेल्विक गर्डल का जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया, आई डोंट नो, मैंने नहीं किया, आई डोंट नो टीचर्स तक कैसे पहुंच गई। आज जो है वो सुबह में सारे टीचर्स इसको डिस्कशन कर रहे थे, कहते यार ये तो हमें पहली बार पता चला, तो मैंने कहा आ जाया करो सब लोग क्लास में, बैठा करो आकर। ओके फाइन। तो हमारी जो फ्लैट बोन्स हैं वो प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। स्कल का नाम किसी ने नहीं लिया, फ्लैट है ना? फ्लैट है, राइट? अब वो पेल्विक गर्डल कह लो आप उसको, चाहे पेल्विस कह लो, इस मामले में तो दोनों ही फ्लैट हैं, है नहीं? अच्छा, अगर आपको ये सवाल आ जाए कि एक तरफ पेल्विस की एक तरफ की बोन को क्या कहते हैं, देन व्हाट वुड यू से? अरे तो अभी तो 2 थी ना, अगर वो पेल्विस, अरे पेल्विक गर्डल की अगर एक तरफ की बोन मिसिंग हो और एक हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो हिप बोन है, सिंपल है। आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें, या तो उसमें नहीं, पेल्विस तो 2 मिलके होंगी, पेल्विस तो हो ही नहीं सकती, पेल्विस मत बोलिएगा, ऑस कॉक्सी बोल दीजिएगा, चाहे ऑस कॉक्सी बोल दीजिएगा, चाहे, अब ये देखिएगा उसमें आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाँ वो बोल दीजिएगा, हिप बोन लिखी हो तो हिप बोन लिख दीजिएगा, है नहीं? लेकिन पेल्विस नहीं होगी, पेल्विस तो 2 मिलके होंगी, 2 मिलके पेल्विस होंगी जी। नहीं, वो तो पेल्विक गर्डल होगा जब वो उसके साथ मिलेगी। पेल्विस मैं कह रहा हूँ, पेल्विस तो वो होगा ना जब 2 फ्लैट बोन्स मिलेंगी आपस में। ओके फाइन। तो हमारे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ये फ्लैट बोन्स। पेल्विस है, नहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो फ्लैट बोन्स है 2 हमारे पास, इन 2 को मिला के क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। अभी बीच में मिसिंग है, ठीक है नहीं? कॉक्सिक्स, अभी कॉक्सिक्स लग गया बीच में, तो अभी क्या हो गया? पेल्विस हो गया। ओके फाइन। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं इसको?
अभी हम इसको क्या बोले पूरे को, मतलब इंक्लूडिंग दैट वन, पेल्विस बोले। अच्छा, अभी ये भी नहीं हो और एक और ना हो पार्ट, सिर्फ एक ही बोन हो, तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन की क्या बात है ना। मिस सवाल आ सकता है, कोई एग्जामिनर जो है वो मेरी तरह के एक से खुराफाती होते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, है नहीं। ओके फाइन। अच्छा, इंटरनल ऑर्गन्स जो ये फ्लैट बोन्स आपकी प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ये कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं? बड़े कॉमन, मतलब बहुत काम के होते हैं वो, जैसे ब्रेन, हार्ट, जैसे लंग्स, है नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं आपकी जो हैं वो ये रहती हैं। ओके फाइन। ओके, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे लिए लाल ब्लड सेल्स बनाता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम स्पेशली जितनी लॉन्ग बोन्स हैं, तो अभी तो फ्लैट बोन्स की बात कर रहे थे, अब लॉन्ग बोन्स की बात आ गई, तो टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप्स इज लॉन्ग बोन्स, ठीक है नहीं। तो रेड और वाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में रेड और वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स मीन्स हमारे खून का रंग लाल है, राइट, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वो रेड कलर के हैं। रेड कलर के क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट है लाल कलर का जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। लिख लीजिए जिनको नहीं पता है, HAEMO, हीमो ग्लोबिन, GLOBIN, HAEMO ग्लोबिन। अभी आप देखो, आपने ये जो हीमोग्लोबिन लिखा, अभी आप इसको गौर से देखो, अभी तो आपने जल्दी में लिख लिया, जरा गौर से देखो, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है या एक ही वर्ड है? 2 वर्ड से मिलकर के बना है। कैसे पता चला आपको? बीच में O लगा हुआ है, दैट्स इट, है नहीं। अब ये जिंदगी भर की एक स्किल आपके पास हो गई। अब आप कभी भी आप इसको जो है वो बाइफरकेट करके आप उसका वो कर सकते हैं। यानी कि हीम एक पार्ट है और ग्लोबिन एक पार्ट है। ग्लोबिन कहते हैं मीन्स गोल गोल से सेल टाइप का कोई चीज़, ग्लोबिन, मैं आसान भाषा में बात कर रहा हूँ। हीम कहते हैं आयरन पार्ट को, आयरन, राइट, हीम इज दैट आयरन और वो ग्लोबिन, इनका कलर जो है वो रेड है, राइट। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर जितना पानी है उससे ज़्यादा ये पिगमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आपको लाल नज़र आ रहा है। ओके फाइन। यही पिगमेंट, यही हीमोग्लोबिन जो है वो जब प्लांट्स के अंदर जाता है, प्लांट्स में भी ब्लड होता है। क्या हमें मालूम है कि प्लांट्स में भी जीव होता है? कितने लोग मानते हैं कि प्लांट्स में जीव नहीं होता? सब मानते हैं? ओके फाइन। जैसा स्ट्रक्चर हमारा है वैसा ही उनका भी है, चूंकि उनका ब्लड का रंग डिफरेंट है। उनके ब्लड का रंग कैसा है? ग्रीन, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, है नहीं। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, आप क्लोरोप्लास्ट बोलो उसको। ओके, मीन्स वो व्हाइट कलर, किसी कुछ प्लांट्स में आपको व्हाइट कलर का सा मिलेगा, कुछ कलर आपको जो है वो मीन्स ग्रीन कलर का आपको मिलेगा, रेड नहीं मिलेगा आमतौर से, ठीक है नहीं, ऑफ वाइट मिलेगा उसको, राइट। ओके, तो हमारा जो बोन मैरो है ये रेड ब्लड सेल्स प्लस वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आपके जो है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। लिख लीजिए आप इसको, वाइट ब्लड सेल्स आर रिलेटेड विद आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पूछते हैं, इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स हैं ब्लड में? ब्लड में कौन से सेल्स हैं? तो वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी योर ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रो, लाना ले जाना पूरी बॉडी में, ये आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी, लड़ाई भिड़ाई, है नी पूरी आर्मी मेंटेन करके रखता है डब्ल्यूबीसी। कैरी ऑन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी जहरीली गैस हमारी जो है वो इसके थ्रू बाहर निकलेगी, ट्रैवल करेगी पूरी बॉडी में और इसके थ्रू अंदर आएगी,
राइट। हमारी बोन्स के अंदर जो है वो ये ब्लड सेल्स WBC, RBC, ये प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं ना, प्लेटें कम हो गई। ओके फाइन। तो ये जो है ये हमारी बोन्स के अंदर बनती हैं। कहाँ बनती हैं बोन्स में? तो ये बोन मैरो, राइट। जितनी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं इनके अंदर जो है वो गूदा है, इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, राइट। दैट गूदा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आपके सेल्स, है नी, आपका WBC, आपके RBC, आपकी प्लेटलेट्स, है ना। ये लॉन्ग बोन्स के अंदर ख़ास करके जो है वो ये गूदा आपका यहाँ मौजूद रहता है, वो भी वहीं बोन मैरो से बन रही है। ओके फाइन। अभी देखो ये जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है विद इन योर बोन मैरो, प्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमाटोपोइसिस। हीमाटो अपनी भाषा में लिखो आप, हीमाटोपोइसिस। मैं इसकी स्पेलिंग नहीं बोलूंगा, अपनी भाषा में लिख लो, जैसा भी लिखो, और गूगल अंकल से पूछ लेना बोल करके, हीमाटोपोइसिस बोलना तो वो लिख के दे देगा आपको, हीमाटोपोइसिस। ऐसे ही करता ना गूगल। ये प्रोसेस है, बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल किस प्रोसेस से बनता है? दैट इज हीमाटोपोइसिस प्रोसेस से बनता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन is called as hematopoiesis. 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 हाँ, in bone marrow. Process of formation of blood cells इज कॉल्ड एज, प्रोसेस का नाम है। किस प्रोसेस से बनते हैं ब्लड सेल्स? अगर ये सवाल आया आपको तो क्या कहेंगे आप? हीमाटोपोइसिस। सिंपल है। तो आप इसको जो है वो 50 बार कहोगे तो आपको बिल्कुल रट जैसा जाएगा। हाँ, ओके फाइन। अराउंड 220 बिलियन, अराउंड 220 बिलियन, बिलियन मिलियन नहीं, 220 बिलियन, 220 बिलियन ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रोज बनते हैं, सब मिला के 220 बिलियन। ये इसकी खूबसूरती है, इतनी तेजी के साथ इतने बहुत सारे ये ब्लड सेल्स बना रहा है बिना हमारी और आपकी जानकारी के। सब बना रही हैं, सब टोटल मिला करके अराउंड जो है वो 220 बिलियन। अर्थ की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, अर्थ की पूरी इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। हमारी अकेले बॉडी के अंदर अकेले ब्लड सेल्स 220 बिलियन रोज पैदा हो रहे हैं। अभी हम दूसरे सेल्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारा स्केलेटल सिस्टम हमें मालूम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये मूवमेंट्स प्रोड्यूस करने में आपके जो है ये हेल्प करता है, राइट। आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है ये, लाइक हैंगर, वरना वो गिर जाएगा, पूरा सिस्टम हमारा ऐसे ही गिर जाएगा, राइट। हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो फैट स्टोर करता है और फैट को रिलीज करता है, स्केलेटल सिस्टम। और अगेन ये हमारा बोन मैरो, ये जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो इज ए फैट, बोन मैरो इज ए फैट। स्केलेटल सिस्टम स्टोर्स एंड रिलीजेस फैट। आपकी बॉडी को जितने ज़रूरत होती है फैट की, उतना वो बोन मैरो निकाल के देता है, नहीं तो स्टोर करके रखता है। ये बोन मैरो जो है ये फैट है। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो है वो 80% से ज़्यादा आप मान के चलो ये फैटी है, ठीक है नहीं? ओके, अभी आप देखिए हमारे आपके जो है वो दिमागों में एक सवाल ये आना चाहिए कि
ये फैट हमको बोन मैरो दे रहा है, हम यही कह रहे हैं ना, बोन मैरो के अंदर ये फैट है और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये देता है। ओके फाइन, लेकिन अभी तो बहुत सारा फैट यहाँ लगा हुआ है। देन ये क्या फैट है? ये एक्सेस ऑफ द फैट है। अच्छा, अभी आपकी बॉडी जो है ले रही है वहां से, अभी ये फैट आपका जो बॉडी के अंदर लगा हुआ है जितना भी है, जहां कहीं भी अगर एक्स्ट्रा फैट है आपको, ये जितना भी फैट है ये सब जो है वो एक्स्ट्रा वेट है आपकी बॉडी पे। ये सिर्फ एक दो जगह काम आता है, ये सिर्फ दो जगह काम आता है। एक तो आप पानी में हो तो काम आएगा एक्स्ट्रा फैट, वहां काम आएगा आपको। पानी में ये डूबने नहीं देगा आपको, राइट? पानी में आप फैट डाल दो ना, तेल वेल डाल दो तो देखो आप पानी नीचे रहता है, तेल ऊपर रहता है, राइट जी। ओके, आप हाथ पैर चलाते हैं, डूब इसलिए जाते हैं, हाथ पैर चलाते हैं तो वो ऐसे एंगल बन जाते हैं कि बॉडी और नीचे की तरफ जाने लगती है। अगर आप बिल्कुल अपने को मरा हुआ छोड़ दें, शवासन में तैरना नहीं आता है और बिल्कुल शवासन में छोड़ दिए तो बॉडी वो आपको बॉयंट फोर्स आपको, क्योंकि फैट है आपके पास एक्स्ट्रा, सबके पास है एक्स्ट्रा, तो वो आपको ऊपर करके रखेगी। हाँ, अब वो कितनी आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ए मैटर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही होल्ड कर लो तो नीचे जाके मर जाते हो, तो ऊपर जाके ऊपर भी मर गए हम। सांस तो लेनी होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारी एक सर्वाइवल की स्किल हो सकती है हमारी है, राइट? ओके, जो लोग फैटी हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस की स्विमिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन के साथ, एनर्जी महफूज रहती है, सुरक्षित रहती है उनकी, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन्स हु आर स्किनी और मस्कुलर। कोई एक आदमी है बहुत मोटा है और एक आदमी है बहुत मस्कुलर है, राइट? मस्कुलर वाले को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, फैट वाले को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी पानी में फ्लोट करने के लिए, क्योंकि वो फैट उसको ऊपर रखने में मदद कर रहा है, राइट? दूसरा, आपका ये जो एक्स्ट्रा फैट है ये आपकी थ्रोइंग एबिलिटी में आपको मदद करता है। आप शॉटपट है, आपका जैवलिन है, आप ये जब थ्रो करते हो तो ये वापस आपको, ये ऑब्जेक्ट तो आपने फेंक दिया, ये तो आपने एक्शन किया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, वो रिएक्शन आपकी बॉडी पे वापस आएगा उस थ्रो का, वो अर्थ आपको देगी। अगर आपके पास वो अर्थ का बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है तो आप उस सर्किल के बाहर जाके गिर पड़ोगे। मीन्स आपकी मसल्स आपको कम रोक पाएंगी, आपका फैट आपको स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करता है वहाँ पर। तो ये दो तीन जगह हैं जहाँ पे आपको ये काम कर सकता है। दूसरा, इस मौसम में सर्दी में गर्मी प्रोवाइड कराता है ये जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में आपको। इसी वजह से आप देखना, पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं, सर्दी का मौसम जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे मीन्स हमारा खाने का बिहेवियर चेंज होता जाता है। ज़्यादा तादाद में खाने लगते हैं, बार बार खाने की आदत पड़ जाती है ना? फैटी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा, मक्खन है, देसी घी है, ये ज़्यादा खाने का मन करने लगता है ऑटोमेटिकली बॉडी, बिकॉज बॉडी रिक्वायर्स टू स्टोर एक्स्ट्रा फैट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट विद दैट ठंड, है ना? ठंड से लड़ने के लिए उसको जो है वो ऑर्गन चाहिए, वो हमारा ये फैट है एक्स्ट्रा। अदरवाइज ये हमारे पास फिर एक्स्ट्रा लोड है। सर्दी के अलावा फिर ये हमारे पास एक्स्ट्रा लोड है, हमारे जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है, राइट? तो हमारा जो है वो, अगर ये एक्स्ट्रा लोड है तो फिर हमारा जो बोन मैरो का फैट है वो बॉडी इस्तेमाल कर रही होगी, और ये हमारा जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ ये लगा रहेगा बॉडी में, राइट? ओके, हमारी बॉडी में हमेशा आगे चल के हम लोग के उसमें आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी बॉडी में दो तरह के फैट्स हैं, एसेंशियल फैट्स एंड नॉन एसेंशियल फैट्स। एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं। फैट हमेशा बुरा नहीं होता, फैट आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। 7% फैट मिनिमम, 7%, और बहुत बिल्कुल मिनिमम कर दो तो 5% फैट मेल्स को चाहिए, राइट? अगर इसके नीचे चला गया फैट लेवल आपका, तो आपका जो है यानी कि बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा। ये वाला फैट नहीं, बॉडी के अंदर जो स्टोरेज है वो एसेंशियल फैट है, ये तो नॉन एसेंशियल फैट है आपका, राइट? वो आपको जो है वो 5% से कम तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए।
अगर हो गया तो मेल्स का सर्वाइवल खतरे में, जान खतरे में पड़ गई। फीमेल्स का 13% मिनिमम, राइट, 13 से 17%, वो 5 से 7%, इनको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो अब ये हमको देखना होता है, उसके लिए अलग एक पूरी साइंस है हमारी कैनएंथ्रोपोमेट्री की, कि हम लोग कैसे, वो BMI वगैरह आपने सुना ही होगा, है ना, राइट। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा नॉन एसेंशियल फैट जो है वो हमारे पास जितना कम हो, क्योंकि ज़रूरत है नहीं उसकी इतनी ज़्यादा, उतना आपके लिए जो है वो एक्टिविटी के लिए आपको इतना अच्छा है, राइट। मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये मिनरल्स को जो है वो स्टोर करके रखता है और रिलीज करता है। मिनरल्स को स्टोर, जैसे फैट को स्टोर करता है और रिलीज करता है, ऐसे ही मिनरल्स को स्टोर करता है और रिलीज करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। लिख लीजिए इसको जल्दी से 2 मिनट में। फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, फ्लोराइड है, जिंक नहीं, इसमें नहीं आएगा शायद, मेरे ख्याल से देख लेना एक बार आप। ओके, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारा जो लेवल ऑफ ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम अभी 12 साल पहले तक स्केलेटल सिस्टम का ये फंक्शन साइंटिस्टों को नहीं पता था। 12 साल पहले तक, राइट। स्केलेटल सिस्टम अभी तक यही पता था कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ध्यान में रखता है, मिनरल्स बनाता है, ऐसा करता है, वैसा फैट बनाता है। हमारा ब्लड शुगर लेवल आपके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका स्केलेटल सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा कैल्सिफाइड होगा, उतना ज़्यादा आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल आपकी जो है वो लिमिट में रहेगी अपने। इसी वजह से जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये तो एक पर्सपेक्टिव है कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो ब्लड शुगर लेवल आपका डाउन हो जाता है, या जो लोगों को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उनको जो है उनके फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटीज़। तो वो आप देखते होंगे वो टहलना शुरू कर दिया उन्होंने बाहर, है नहीं, ओके फाइन। ये अभी अंदाज़ा नहीं था, राइट। आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते हो उससे आपकी बोन की मैचुरेशन जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है ज़्यादा लंबे समय तक। मैचुरेशन मतलब उसका कैल्सिफिकेशन, राइट। अगर कैल्सिफिकेशन कमज़ोर हो गया है तो उसको फिर बनाने में फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि लोडिंग होती है ना उस पर, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपके स्केलेटल सिस्टम पर लोडिंग होती है। जैसे आप भाग रहे हैं तो आपकी लोडिंग हो रही है, राइट। आप कोई वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके मीन्स डायरेक्ट जो है वो बोन्स के ऊपर लोडिंग हो रही है। आप पुशअप्स लगा रहे हैं तो आपके ऊपर लोडिंग हो रही है बोन्स के ऊपर डायरेक्टली। जाहिर सी बात है वो मसल्स के साथ मिलके काम करेंगी, लेकिन आपकी बोन जो है वो अफेक्टेड है उससे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अफेक्टेड है, राइट। अच्छा, जितनी ज़्यादा बोन आपकी डायरेक्टली अफेक्टेड होगी फिजिकल एक्टिविटी से, उतना ज़्यादा आपका लेवल ऑफ ब्लड शुगर या ब्लड शुगर लेवल या डायबिटीज़ लेवल आपका उतना कंट्रोल्ड रहेगा। अभी 12 साल पहले तक ये नहीं पता था, अभी पता चल गया, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए। अगर आप इसको ऐड कर लें और इसको अगर आप दिमाग में और सही टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन अगर आप बाहर निकाल पाएँ, जिस वक्त किसी से डिस्कशन हो रहा है तो कहेंगे यार बड़ा काम का है, राइट, है ना, कि इसको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ओके, हमारा जो स्केलेटल बोन है, जो स्केलेटल सिस्टम है, ये एक सेल निकालता है जो रेस्पॉन्सिबल है आपके डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करने में, है नी। उसको कहते हैं ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियो की स्पेलिंग आपको आती है CALCIN, ऑस्टियोकैल्सिन।
ये हार्मोन एक हार्मोन है जो हमारे स्केलेटल सेल्स जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं। ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक हार्मोन, क्या चीज? हार्मोन। हमारे बोन सेल्स तो हमें मालूम ही है ना, हमारे वो 3 बोन सेल्स होते हैं, एक तो इमेच्योर है और 3 हमारे पास हैं, है नहीं? इनमें से ही कोई जो है वो एक हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। अभी आप देखो, आपको ये सवाल भी आ सकता है कभी, अदर देन एंडोक्राइन सिस्टम आपका हार्मोन और कहाँ से रिलीज होता है? आपको ऑप्शन दिए हो 2-4, उसमें स्केलेटल सिस्टम भी हो और आप कहें नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। नहीं, स्केलेटल सिस्टम इज दैट सिस्टम विच सिक्रीट्स हार्मोन, सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम नहीं, है नहीं? अभी हमको एक बात और नई, एक और इंफॉर्मेशन हमको मालूम चली कि हमारा स्केलेटल सिस्टम सिर्फ हमारी लोड बियरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा फैट स्टोरेज नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा मिनरल रिलीज नहीं कर रहा, सिर्फ हमको जो है वो मूवमेंट्स में फैसिलिटेट हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि आपको जो है वो ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी काम कर रहा है। अब इसकी पूरी अपनी एक फिजियोलॉजी होती है, वो फिजियोलॉजी हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, राइट? आप किसी से भी मीन्स इतना डिस्कस कर लेंगे तो वो आपको कहेगा ये तो एनाटॉमी का देवता है, ओके? अब आप कसमें खाओ कि नहीं साहब इतना ही है, मुझे इतना ही पता है, इससे आगे नहीं, वो मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जब इतना पता है तो इसके आगे का भी बहुत कुछ पता होगा तुम्हें। क्या चीज़? ये आपकी जो इंसुलिन है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। आपकी इंसुलिन जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी, आपका ब्लड के अंदर शुगर का उतना अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इंसुलिन इज अ हार्मोन, अगेन इट हेल्प्स इन ईटिंग अप ऑल द शुगर्स इन योर बॉडी। क्या चीज? फंक्शन, मैंने बताया ना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। ऑस्टियोकैल्सिन आपकी एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो ब्लड के अंदर जितनी एक्स्ट्रा नॉर्मल रेंज से ऊपर जो शुगर चली गई है उसको सब ईट अप कर लेता है, खा खू के डाइजेस्ट करके इधर उधर करके, और अगर स्टोर करना होगी तो स्टोर कर लेगा, बाहर निकालना होगी तो बाहर की तरफ ढकेल देगा उसको। ये इंसुलिन का काम है मोटा मोटा। ऑस्टियोकैल्सिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फैट स्टोरेज जो हो जाता है, फैट स्टोरेज, एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज जो हो जाता है, उसका रिडक्शन ऑटोमेटिकली वो शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है ना। ये आपका जो एक्स्ट्रा फैट अकुमुलेट हो गया है कहीं पे भी, चेस्ट पे हो गया है, हिप्स पे हो गया, कमर में हो गया, कहीं पे भी हो गया, XYZ, इससे बहस नहीं है। अगर एक्स्ट्रा है तो आपकी बॉडी को, नर्वस सिस्टम को फौरन मैसेज चला जाता है ना कि एक्स्ट्रा लोड है इसके ऊपर, तभी तो हम बॉडी को कैरी कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी 50 किलो का वजन पीठ पे लद जाए तो फौरन मैसेज जाएगा नर्वस सिस्टम को कि 50 किलो का एक्स्ट्रा आया है। कितना आया है? तो इतना आया है। तो उसके हिसाब से वो मसल को करंट भेजेगा कि इतना लोड उठाना है तुमको। ऐसा ही है ना, राइट? अभी आपका एक्स्ट्रा फैट बनता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जमा होता जा रहा है, तो अभी आपका नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूस मैसेज मिल रहा है, अब वेट इतना हो गया है बॉडी का, अब इस लेवल की फायरिंग चाहिए, तब हमारी मसल काम करेगी, तब हमारा बोन काम करेगी, तब हमारे बोन का एंगल चेंज हो जाता है, काम करने का एंगल चेंज हो जाता है। भाई जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चलने का आप देखो अंदाज बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको, बोन को एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए ना मूव करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, वो जब एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है आपके चारों तरफ, तो वो नर्वस सिस्टम को सिग्नल आ रहा है, की तरफ से आ रहा है कि इस एंगल से अभी काम नहीं बनेगा, नहीं तो इसकी हड्डी को चोट लग जाएगी, अब इसका एंगल थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना पड़ेगा, तो उसका वो मूवमेंट चेंज हो जाता है, राइट? तो हमारा ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ाता, बल्कि दूसरा एक और काम, एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज का रिडक्शन शुरू कर देता है। कब?
जब एक्स्ट्रा बॉडी कैलकुलेट कर लेती कि अब ये एक्स्ट्रा फैट आना शुरू हो गया इसके पास। हमें तो तब पता चलता है जब हमारे डेंजर जोन में हम चले जाते हैं। हम तो जब डेंजर जोन में चले जाते हैं हमें तब पता चलता है कि यार इतना वेट एक्स्ट्रा हो गया हमारा। बॉडी को तभी पता चल जाता है। तो जैसे ही पता चला वैसे ही उसने ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन जो है निकालना शुरू कर दिया कि इसका फैट रिडक्शन करो। अगर हमने टाइम रहते ही अपना डाइट, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपना स्लीपिंग पैटर्न, अपना 24 घंटे की जीवन को अगर हमने जो है वो सही उसमें ढाल लिया तो वो ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो अपना काम थोड़े दिन तक करता है, उसके बाद वापस चला जाता है। फिर वो सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी तक रहता है, वरना फिर ये दो काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है और बढ़ा के रखता है ताकि ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन रहे, और दूसरा आपका एक्स्ट्रा फैट जो स्टोर हो रहा है उसके रिडक्शन, अंदर से कटाई छटाई शुरू ऑटोमेटिकली बिना आपको जाने पहचाने आपको जो है कटाई छटाई चल रही होती है। ठीक है नहीं? हमें आपको जब पता चलता है कि यार फैट कम करना है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब बॉडी डेंजर जोन में जाती है, इसलिए हमें पता चलता है। ओके फाइन। तो अभी मैंने आपसे कहा कि ऑस्टियोकैल्सिन जो है स्केलेटल सिस्टम के सेल्स बना रहे हैं, यानी कि स्केलेटल सिस्टम हमारा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कहीं रेगुलेट कर रहा है। अभी रिसर्चर इस लेवल पे अब काम करना शुरू कर दिया उन्होंने पिछले 12 सालों के अंदर इधर, राइट। तो अब इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, है नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि हार्मोन्स सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, बल्कि कोई और सिस्टम्स भी हैं जहाँ से निकलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी वो भी हार्मोन निकालता है भाई, इंसुलिन निकाल रहा है ना, पैनक्रियाज निकाल रहा है ना भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल रहा है। तो सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है ऐसा, इस बात को याद रखिएगा। आमतौर से फिजिकल एजुकेशन में, आमतौर से फिजिकल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन जो मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं, उनको तो पता ही है, उनका तो बेस है ये नहीं। लेकिन हमारे लेवल पर हम लोगों को ये बात नहीं पता होती। हमारे लेवल पर हमको यही पता होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स निकालते हैं, और स्केलेटल सिस्टम हमको जो है वो बोनी फ्रेमवर्क देता है, हमारे मूवमेंट्स करता है, 2-4 चीज़ें ऐसा करके नहीं, बल्कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी ये रेगुलेट करता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे लोग कहते सुनते मिल जाएंगे कि जिनको थायराइड की बीमारी हो गई है तो वो फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करें अपनी। अरे भाई, फिज़िकल एक्टिविटी एक अलग चीज़ है, थायराइड एक हार्मोन की एक अलग प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अलग प्रॉब्लम है। तो क्यों कहना शुरू कर दिया ये अभी पिछले 12-15 सालों में कहना शुरू किया? क्यों कहना शुरू कर दिया? क्योंकि स्केलेटल सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई सवाल पूछ लेता है कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है स्केलेटल सिस्टम, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, तो आप जो हैं वो यू आर केपेबल इनफ टू टेल कि इट्स ट्रू, राइट। ओके, एनाटॉमिकल पोजीशन तो हम लोगों ने कल समझी थी, है ना। ऐसा करके हम सामने हाथ रखेंगे, राइट, नॉर्मल, हाथ फैला के नहीं, स्ट्रेच करके नहीं। इसके अंदर जितनी भी एंगल बना रहे नॉर्मल, कोई बात नहीं है, राइट। तो कहीं आपको बिल्कुल स्टिफ भी नहीं करनी है अपनी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में, और कहीं बिल्कुल ढीली भी नहीं छोड़नी है, लुचर पुचर। जस्ट लाइक क्रिकेट में हाई कैच, राइट। आपको बिल्कुल हाथ ऐसे कड़े कर दोगे तो बॉल पड़ेगी और टप्पा खा के दीवार की तरह टक से बाहर निकल जाएगी। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज अ रिएक्शन। और इतना भी लुचुर पुचुर नहीं होने चाहिए कि बॉल नीचे से हाथ फाड़ के बाहर निकल जाए। ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी स्टिफनेस। तो अब कितनी स्टिफनेस होनी चाहिए? हम लोग की क्रिकेट की क्लास नहीं है, मेरा क्रिकेट का स्पेशलाइजेशन है ना। कितनी होनी चाहिए? तो अब कोचेस बताते हैं, उसको कुछ बताते हैं अपने अंदाज में, यानी कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती। असल में हमारा दिमाग जो है ना हर चीज़ को समझने के लिए बना है, और आज का यूथ जो है वो हर चीज़ को समझना चाहता है। क्यों? वाई? राइट। तो कितना प्रेशर दें कि हमारे कैचिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाए? तो आप ये मान के चलिए ऐसे जैसे आपके हाथ में चिड़िया का बच्चा हो। चिड़िया का अब बच्चा कितना कैसा होगा? तो वो आपके हाथ में इतना टाइट हो आपका हाथ
कि उड़ने ना पाए। अच्छा, इतना भी टाइट ना हो जाए कि मर जाए। अब हमारी अकल समझ जाएगी, इस एग्जाम्पल से फौरन समझ जाएगी अच्छा कितना चाहिए हमको, क्योंकि चिड़िया का बच्चा हर किसी ने देखा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा भी है, इज़न्ट इट? तो आप जो है वो उतना टाइट आपको पकड़ना है, चिड़िया के बच्चे जैसा, सिंपल है नहीं। अब चाहे एक प्लेयर खड़ा हो, चाहे 100 प्लेयर खड़े हों, अब आपने एक बार बता दिया, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि कितना होना चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिस होगी, जाहिर सी बात है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसको मेंटेन करना होगा, बनाना होगा कि उतनी लाइटनेस पे वो पकड़ भी ले और इतनी टाइटनेस भी ना होने पाए, राइट? ओके, तो हम ऐसे ही हमारा जो है वो ना तो बिल्कुल ढीला हो, अगर ढीला होगा तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसे होगा तो बिल्कुल टाइट कर देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, तो ये टाइटनेस भी ना हो इसके अंदर बहुत। ओके, तो हम लोग जो हैं वो कल हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि हमारा एक बीच का पार्ट है, आप मान के चलो स्टर्नम, आप है ना, पीछे हमारे, इसके जस्ट पीछे हमारे जो है वो स्पाइन है, और इधर आप स्टर्नम समझो, ये हमारा बीच का हिस्सा है। बीच के हिस्से को क्या कहते हैं एनाटॉमिकली? व्हाट वी डिस्कस्ड, नो, मीडियल, राइट? ओके, अगर साइड में जा रहा है तो क्या कहेंगे? लेटरल, ठीक है नहीं? अच्छा, अगर लेकिन हमारे जो हाथ है ना, शोल्डर से लेके एपेंडिकुलर, हमारा स्केलेटल जो है, इसके लिए नाम अलग है। भाई ये शोल्डर है फॉर एग्जाम्पल, राइट, और ये उंगलियां हैं, तो अब सवाल ये है कि इस शोल्डर के लिए क्या नाम दोगे आप, और इसको क्या नाम दोगे, है नहीं? तो इसको जो है वो हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कहते हैं करीब में लगा हुआ। अभी आपको याद है ना एक्सियल स्केलेटन, तो एक्सियल स्केलेटन तो हमारा ये है, आप हाथ काट दो दोनों और पैर काट दो दोनों, तो अब ये जो बॉडी बची हमारी, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन बचा ना हमारा। एक्सियल स्केलेटन क्या है? सेंट्रल स्केलेटन, यह स्केलेटल रिलेटेड विद योर एक्सिस, आपकी धुरी है ये, इस धुरी से ये 2 बर्ड्स इधर अटैच्ड हैं, 2 बर्ड्स आपके नीचे अटैच्ड हैं, ऐसा ही है, राइट? तो इसके लिए हमारा ये प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेन बॉडी से अटैच्ड है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं समीपता, कुर्बत, आपस में तालमेल बढ़ा हुआ, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। Nowadays I am seeing proximity with that fellow, right? कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उससे प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होती जा रही है, कुर्बत या समीपता तुम्हारी ज़्यादा होती चली जा रही है उससे, राइट? तो प्रॉक्सिमिटी इस सेंस में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा, अब कुर्बत है ना, इसकी समीपता है ना, ये सेंट्रल एक्सिस से, राइट? तो ये इसको जो है वो हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एरिया, राइट? अब ये एरिया तो दूर है, प्रॉक्सिमिटी से दूर है, तो इसको कहते हैं डिस्टल। डिस्टल मतलब डिस्टेंस पे। बात क्लियर हो रही है ना? इन एग्जाम्पल से अगर आपको समझ में आ गई तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के लिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल लगता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल लगता है, और हमारे इस वाले पार्ट के लिए मीडियल और लेटरल लगता है। ओके फाइन। ये बेसिक टर्म है जहां से आपकी टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई। तो आपको जो है वो 2 स्केलेटल सिस्टम्स, 2 है ना हमारे पास, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल के लिए आपको टर्मिनोलॉजी मिल गई पोजीशंस की, और आपको मीडियल के लिए, आपको एपेंडिकुलर के लिए भी मिल गई। ओके फाइन। अब एक सवाल पैदा हुआ कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं, तो अगर साइड में कोई चीज़ है तो लेटरल हम कह रहे हैं, अगर हाथों के उसमें शोल्डर से जितना करीब आता जा रहा है तो हम प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं, दूर होता जा रहा है शोल्डर से तो हम उसको डिस्टल बोल रहे हैं। ओके फाइन। अगर कोई चीज़ सर की तरफ चल रही है तो हम क्या बोलें, और पैर की तरफ जा रही है तो क्या बोलें?
हाँ, सुपीरियर इन्फीरियर, ऊंचाई की तरफ और नीचाई की तरफ। सुपीरियर, अगर कोई चीज इज मूविंग टुवर्ड्स स्कल, स्कल के रिलेशन में अगर कोई चीज चल रही है ऊपर तो सुपीरियर, अगर वो कदमों के रिलेशन में चल रही है तो वो इन्फीरियर। इसको याद रखिएगा। तो अब हमारे पास 6, नाउ वी हैव गॉट 6 बेसिक पोजिशनल टर्मिनोलॉजी। 6 बेसिक, 8 एंटीरियर पोस्टीरियर भी आ जाएगा। अभी तो आएंगे तो बहुत सारे ऐड हो जाएंगे यार। अभी यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए आप लोग, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। ऑल क्लियर? अगर कोई चीज आपके शोल्डर की तरफ चल रही है तो प्रॉक्सिमल, अगर कोई शोल्डर से एल्बो की तरफ चल रही है तो डिस्टल, अगर कोई स्पाइन की तरफ जा रही है तो मीडियल, अगर कोई आपके वेस्ट साइड वेस्ट की तरफ जा रही है तो ओके, कोई सिर की तरफ जा रही है तो, कोई कदमों की घुटने इन्फीरियर। ये बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल ओके। ऐसी पोजिशनल टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है नहीं? ये मेरा काम है कि मैं आपको थपकी मारता जाऊं हल्के हल्के और कहता जाऊं बस इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है। ओके भाई, अच्छा, अगर कोई चीज, ये तो हमारे पास 6 तो बेसिक हो गई ना। अभी आप देखो, आप एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े हो और सामने से कोई चीज आपके ऐसे चलती चली आ रही है पेट की तरफ। नहीं, मीडियल तो नहीं है ना, मीडियल तो ऐसे आएगी, आगे से आ रही है। ओके, अगर पेट की तरफ आ रही है, सिंपल सीने की तरफ आ रही है तो भी एंटीरियर, पेट की तरफ आ रही है तो भी एंटीरियर। ओके, अगर पेट की तरफ आती है, अगर पेट की, सिर्फ पेट की तरफ, जितना आपका ये पेट वाला हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल। वेंट्रल, ठीक है नहीं? ये याद रखिएगा आप लोग। ऐसा सवाल बन के आ जाता है कि पेट की तरफ अगर कोई चीज़ आ रही है, सामने से आ रही है, अब वो बहकाएगा आपको सवाल से, सामने से आ रही है तो आप फटाक से लगा दोगे एंटीरियर। लेकिन ज़रा सी भी अगर आपको थोड़ी सी एक स्टेप और नॉलेज होती तो आप फौरन कहते नहीं वेंट्रल। तो ये फ़र्क हो जाता है कंपटीशन को 1-2 नंबर से रह जाने से। वेंट्रल टुवर्ड्स योर बेली, टुवर्ड्स योर एब्डोमेन। अब एब्डोमेन कहो, बेली कहो, आप कुछ भी कहो इसको। अच्छा, ऐसे ही जो है वो ऐसे ही पीछे से कोई चीज आ रही है, पोस्टीरियर। ओके फाइन, है नहीं? लेकिन अगर इसके अपोजिट, देखिए हर चीज का दुनिया में, हर चीज का अपोजिट होता है। दुनिया में हर चीज का अपोजिट है, बिना अपोजिट के काम नहीं कर सकती कोई चीज, सिंगल उस पर काम नहीं करती। हमारी मसल्स जो है वो हमेशा अपोजिट्स में काम करती है, वरना काम नहीं कर सकती। सिंगल मसल काम नहीं कर सकती अकेले, राइट? हर चीज का अपोजिट है, राइट? ये बात समझते, ये तो बात आसान है हमें समझना बहुत, है नहीं? लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर करने से ये बात पता चलती है। मैं अदर देन दिस कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। 2 एक्सट्रीम अपोजिट्स, अपोजिट तो हैं लेकिन 2 एक्सट्रीम अपोजिट्स इस दुनिया की जिंदगी में, 2 एक्सट्रीम अपोजिट्स तो होते हैं, लेकिन 2 एक्सट्रीम अपोजिट्स, इनका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम होता है। अभी गौर से सुनिएगा, 2 एक्सट्रीम अपोजिट्स हैं,
लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोसाइटी में बात कर रहा हूँ, जैसे हिटलर 60 लाख इंसानों को मारने का जिम्मेदार है वो, 60 लाख, कितने, 6 मिलियन। मानव इतिहास में सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, सारी, चाहे वो मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो, एथीस्टों की हो, जापानियों की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, एलटीटी हो, कुछ भी हो, XYZ, सारे मिल करके, सब ने मिल करके जो है वो 60 लाख नहीं मारे जितने अकेले एक इंसान ने मार दिए उसको। हाँ, अरे यार कैसे भी मारे। ओके फाइन, हिटलर, राइट, वो मारने पे एक्सट्रीम पे, मारने पे, सारे इंसानों में मारने पे एक्सट्रीम पे। एक शख्स है जो बचाने में इंसानों को एक्सट्रीम पे, मदर टेरेसा। अच्छा, दोनों का नेट रिजल्ट, फेम दोनों का सेम है, दोनों का फेम, दोनों की पावर, दोनों को सुनने वाले लोग। भाई क्या चाहिए आपको? फेम चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपको ताकत चाहिए, वो दोनों के पास है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन, एक्सट्रीम अपोजिट। तो दो एक्सट्रीम अपोजिट्स हमेशा रिजल्ट जो है वो इक्वल प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा गौर करिएगा, नंबर लाइन की मैं बात कर रहा हूं। नंबर लाइन आप देखिए तो एक लाइन होती है नहीं, 0 है, इधर जो है वो 1 2 3 4 +1 +2 +3, इधर जो है -1 -2 -3। ओके, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी पे है, इसीलिए आपने नंबर लाइन देखी होगी हमेशा एरो से बनी होती है। अभी क्या हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं क्या? एनाटॉमी तो नहीं पढ़ रहे हैं। ओके फाइन, ओके फाइन। अभी वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कोई एक नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर है, राइट, -10 बिलियन, ओके, इधर इधर +10 बिलियन, राइट। इन नंबरों से 1 को डिवाइड कर दो, राइट, तो आएगा 0.00000, मीन्स 0 के कहीं बिल्कुल चिपकते हुए, 0 के कहीं इधर चिपटा हुआ और इधर वाला कहीं 0 के इधर चिपटा हुआ, दोनों का रिजल्ट सेम है, एक्सट्रीम। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? एक्सट्रीम अपोजिट्स हैं। अभी आप 2 से कर दो तब भी सेम, थोड़ा सा खिसक जाएगा इधर तो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा बस, लेकिन वो होगा सेम। डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पे होंगे 0 के, उनका जो नेट रिजल्ट होगा वो सेम होगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है? मैं ये कह रहा था आपसे कि हर चीज का एक अपोजिट होता है, हर चीज का। ये तो बात में बात बन गई, बात में बात आ गई, इसलिए मैंने आपसे कह दिया ये, राइट। इस पे आप गौर कर सकते हैं, कभी शांत भाव से बैठिएगा ज़रा अपने अपने हॉलों की छतों पे, जब कोई ना हो आप, और वहाँ ज़रा ध्यान मुद्रा में बैठिएगा, तब सोचिएगा ज़रा कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मीन्स क्या नेट रिजल्ट है नहीं। तो नेट रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट सबका, चाहे इधर का चाहे इधर का, वो सेम होगा इस दुनिया के रिलेशन में, इस दुनिया के रिलेशन में वो नेट रिजल्ट सेम होगा। हम लोग बात ये कर रहे थे कि मीन्स अपोजिट्स हर चीज़ के होते हैं। अगर कोई चीज़ आपके वेंट्रल साइड से आ रही है तो दूसरी चीज़ आपके पीछे से भी तो आएगी ना, पेट के ही उस पर, राइट। दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल, डॉर्सल, DORSAL। कभी कभी बात को बनाने के लिए इतनी बात बनानी पड़ती है, पेट में दर्द हो। ठीक है नहीं, डॉर्सल हो गया। अच्छा, अगर सामने से आ रही है और नाक की तरफ आ रही है तब भी एंटीरियर, और पेट की तरफ आ रही थी तब भी एंटीरियर,
तो नाक की तरफ आ रही है तो रोस्ट्रल, कभी कंपटीशन में आ जाए तो उसके लिए डाल लिए दिमाग में, ROSTRAL, रोस्ट्रल। अगर नाक की तरफ आ रही है तो रोस्ट्रल, पेट की तरफ आ रही है तो वेंट्रल, तो इसके पीछे से भी आएगी। अभी मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है, 6 तो प्रिंसिपल बेस मीन्स प्रिंसिपल बॉडी पोजीशन लोकेशन आपको बताई, 6 बेसिक बेस, राइट। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं, अब वो आप ढूंढते रहिएगा अपना क्या क्या मिलती हैं, बहुत सारी मिलती हैं, है नहीं। कोई चीज़ कान की तरफ भी आ रही होगी, तो अगर सीधे कान की तरफ आ रही होगी तो उसको कुछ कहते होंगे, उल्टे कान की तरफ आती होगी तो कुछ और कहते होंगे। हाँ, क्या पता है। अब ये आपका काम है, ये रिसर्च का काम होता है। कभी फुर्सत से बैठिएगा तो कभी याद आ जाए तो ऐसा देख लीजिएगा, नेट पे ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारी मिलेंगी आपको। हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग इतनी बहुत सारी पे टाइम लगाएं और काम की होना वो आपके, राइट। लेकिन ये 6 काम की होती हैं। पहली जो 6 हम लोगों ने ली हैं, ये इसमें अगर कन्फ्यूजन हो गया आपको तो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन अपसाइड डाउन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि रोस्ट्रल और वेंट्रल में क्या रिलेशन है, रोस्ट्रल और वेंट्रल में क्या रिलेशन है, हाँ, तो एंटीरियर उनका रिलेशन क्या है, वो एंटीरियर से है। यहाँ तक बात क्लियर है ना हम लोग को? ओके, फाइन। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम लोग सेल्फ एनालिसिस एक वो चल रहा है। स्टर्नम डज नॉट बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटन, स्टर्नम डज नॉट बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पीछे लाइन नहीं, उसको देख के मत बोलो, आप वैसे बोलो, स्टर्नम हमारा एक्सियल स्केलेटन का नहीं है। एक्सियल स्टर्नम डज नॉट बिलोंग टू आवर एक्सियल स्केलेटन, फॉल्स। ओके, फाइन, फॉल्स। क्रेनियम इज इंफीरियर टू मैंडिबल, क्रेनियम, अभी मैं अब नहीं बताऊंगा क्रेनियम क्या और मैंडिबल क्या। क्रेनियम इज इंफीरियर टू मैंडिबल, हाँ धर्मेंद्र, क्रेनियम इज इंफीरियर टू मैंडिबल, फॉल्स। पीछे फॉल्स है। क्रेनियम क्या है और मैंडिबल क्या है और इंफीरियर क्या है? नीचे जाना, दैट्स इट। ओके, रोस्ट्रल रेफर्स टू नोज। अच्छा, अभी सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन गौर करिएगा, शब्द बहुत छोटे छोटे से हैं, उसके ज़्यादा नहीं है नहीं। वॉट ह्यूमरस, वॉट स्कैपुला इज टू ह्यूमरस, वॉट स्कैपुला इज टू ह्यूमरस, एस्टिबुलम इज टू फेमर, एस्टिबुलम इज टू फीमर, राइट और रॉन्ग? वॉट स्कैपुला इज टू ह्यूमरस, स्कैपुला ह्यूमरस के लिए जो कुछ भी है, क्या एस्टिबुलम भी फीमर के लिए वही है? एस्टिबुलम नहीं आया अभी तक हमारा, ये नहीं था, आउट ऑफ कोर्स सवाल है जी। आपका नाम क्या है? बंटू। तो आप जो है वो एस्टिबुलम आया इससे पहले या नहीं आया कभी? पक्का याद है? कहीं आया होगा शायद,
नहीं आया? ओके फाइन। ये हमारा स्कैपुला जो ग्लिनोइड कैविटी आप इसको बोलो, राइट? तो अभी मैं उसको, स्कैपुला का मेन पार्ट होता है ना ग्लिनोइड कैविटी का, है नहीं? ओके फाइन। हमारी फीमर जहाँ पे अटैच्ड है, आपकी जो पेल्विस है आपको अटैच्ड है, वो दैट इज कॉल्ड एस्टिबुलम। ये ग्लिनोइड कैविटी और ये ग्लिनोइड कैविटी, आप ऐसे मान के चलो। तो दिस ग्लिनोइड कैविटी इज स्कैपुला टू ह्यूमरस, और मैं कह रहा हूं कि एस्टिबुलम इज टू फीमर। क्या ये सही है या गलत है? पक्का? ओके। अच्छा, बटरफ्लाई शेप्ड बोन इज कॉल्ड स्फीनॉइड या स्पिनॉइड? स्फीनॉइड। अच्छा, Achilles tendon can be relaxed in Vajrasan. Achilles tendon can be relaxed in Vajrasan. Right or wrong? एक्िलीज टेंडन को रिलैक्स करने का तरीका वज्रासन में बैठना है, राइट? एंटीरियर ग्रॉस एनाटॉमी, एंटीरियर ग्रॉस एनाटॉमी, एंटीरियर ग्रॉस एनाटॉमी इज सिमिलर टू पोस्टीरियर ग्रॉस एनाटॉमी, राइट और रॉन्ग? एंटीरियर, इंटीरियर नहीं, एंटीरियर ग्रॉस एनाटॉमी इज सेम एज पोस्टीरियर ग्रॉस एनाटॉमी। फॉल्स या ट्रू? आपकी ये बॉडी है फुल ऐसा, ये क्या क्या कैसे कहूँ मैं, ये सिर लगा हुआ है आपका ओके फाइन, है ना? अभी आप इसको सामने हैं, आप सामने से ऐसे देख रहे हैं, अभी इसको बीच में से कट कर दो, सिर के यहाँ से ऐसे कट कर दो, तो पोस्टीरियर इधर चली गई, धड़ाम से गिरेगी, और एंटीरियर इधर गिरेगी धड़ाम से, ऐसे ही होगा? अच्छा, तो अब ये एंटीरियर ग्रॉस एनाटॉमी और पोस्टीरियर ग्रॉस एनाटॉमी में जितने भी ऑर्गन्स आएंगे, क्या ये सिमिलर होंगे? नो, दैट्स इट। अच्छा, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट समझते हैं ना? ओके, वेंट्रल, मीडियल, रोस्ट्रल और बाइलेटरल। क्यों? नहीं, लेटरल एक साइड हो गया, बाइलेटरल दो साइड हो गए, ऐसा कैसे हो जाएगा? चीटिंग हो जाएगी। ओके, बाइलेटरल। अच्छा, इसमें ऑड वन आउट करिए, प्रॉक्सिमल, कॉर्डल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल, कॉर्डल एंड डिस्टल। कॉर्डल कहते हैं टुवर्ड्स टेल, कॉर्डल कहते हैं CAUDAL, लिख लीजिए, कॉर्डल CAUDAL, टुवर्ड्स टेल बोन, कोई चीज टेल बोन की तरफ चल रही हो। तो प्रॉक्सिमल, कॉर्डल एंड डिस्टल। कॉर्डल क्यों? ओके, कॉर्डल इज रिलेटेड विद द एक्सियल स्केलेटन, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इज रिलेटेड विद एपेंडिकुलर। ओके, दैट्स इट। लिगामेंट्स ओनली अटैच टू और मोर बोन्स, ट्रू और फॉल्स? Ligaments only attach two or more bones. True or false? Ligaments only attach two or more bones. True or false? True वाले लोग खड़े हो जाओ, ट्रू वाले लोग खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो। खड़े हो, कान पकड़ लो। अरे शाबाश। ओए खड़ा हो जाओ धर्मेंद्र जी। डाउन, वापस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम क्या कर रही है? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कर रहा है? यार जरा सी देर में भूल जाते हो आप। लिगामेंट्स ओनली। लेकिन हमारी बात भी सही है, हम लोगों ने भी सही आंसर दिया, जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी सही आंसर दिया। फिजिकल एजुकेशन में यही पता है हमें। आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं मैं बच गया, वरना आंसर तो मेरा भी यही था। ओके फाइन, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।